नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछली बार परीक्षा में पूछे गए थे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, यदि ए अनुपाते बी बराबर 3:5, सी अनुपाते बी बराबर 3:2 और सी अनुपाते डी बराबर 5:6 है, तो ए अनुपात डी का मान पूछा है, क्या होगा? देखिएगा, ए अनुपात बी बराबर दिया गया है आपको 3:5। ठीक है। जैसे ही बाद में चलोगे तो सी आपको पहले दे दिया और बी आपको बाद में। तो ये गलत दिया गया है। आपको गलत नहीं लिखना, आपको सही लिखना है। बी पहले आएगा, सी बाद में। तो बी पहले लिखना है आपको, सी बाद में। अब देखना, बी बाद में है यहाँ पे, तो बाद वाला अनुपात बी का होगा, मतलब 2 अनुपात होगा बी का और 3 अनुपात होगा सी का। आगे दिया गया है सी अनुपात डी बराबर 5:6। यही तो दिया गया है और हमसे ए और डी का मान पूछा है। ठीक है, ए और डी का। तो ध्यान रखना मेरी बात को, जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, 5 से 6 सेकंड में आंसर आ जाता है। आपको बी से बी काट देना है, सी से सी काट देना है, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है। हमको केवल ए और डी की जरूरत है, क्योंकि उसने ए अनुपात डी पूछा है। ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो क्या आया इधर? 1, इधर क्या आया? 3। तो ए अनुपात डी क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जहां कहीं से भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो कमेंट में जरूर बता दें। कमेंट में बता दें कि सर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, जिससे कि मुझे ये अनुभव हो जाए कि मेरी वीडियो को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और मेरी वीडियो की इतनी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे दूर दूर से देख रहे हैं, तो मैं आपके लिए अधिक से अधिक और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट वीडियो करा सकूं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, अब देखो ये एक बेसिक सा सवाल है। मैंने कल के वीडियो में भी एक ये बार वाला क्वेश्चन कराया था और आज फिर से करा रहा हूं। कल के वीडियो में जो मैंने कराया था, मैंने बताया था कि अगर दशमलव से पहले कोई भी संख्या होती है तो दशमलव के स्थान पे प्लस आ जाता है। अगर दशमलव से पहले शून्य है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर शून्य के स्थान पे 1 हो या 2 हो या 3 हो, कोई भी संख्या हो, तो दशमलव के स्थान पे प्लस आएगा। अगर शून्य है तो कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। तो आप 5 लीजिए, इस बार का मतलब होता है बटे में 9। ठीक है। प्लस 6 लीजिए, बार का मतलब बटे में 9। प्लस 7 लीजिए, बार का मतलब बटे में 9। प्लस 8 लीजिए, बार का मतलब बटे में 9। तो सभी का बेस बराबर है, तो यहाँ पे 9 आपका आ जाएगा। भाई आधार सभी का बराबर है तो 9 ही आ जाएगा। इन सबको प्लस कर दो। 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, 8 7 15, 15 6 21 और 5 जोड़ दो 26 बटे में 9। कटाइए, 9 दूने का 18। जब 18 कट गया तो 8 बचेगा, 8 ऊपर ऐसे ही और बटे में कितना? 9। तो 2.8/9, 2.8/9 सी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, 4 वस्तुओं को 1 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह 2 रुपए प्रति वस्तुएं बेचता, तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? 4 वस्तुएं 1 रुपए में बेच रहा है, 4 वस्तुएं 1 रुपए में बेच रहा है, तो एक वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? 1/4 अनुपातिक। तो उस व्यक्ति को क्या हो रहा है? 25% का लाभ। तो लाभ का मतलब क्या होता है? 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125। ठीक है। मैं आपको रेशियो ट्रिक सिखा रहा हूं इस सवाल की, रेशियो ट्रिक। फिर वह 2 रुपए प्रति वस्तु बेचे, तो एक वस्तु की कितनी कीमत हो जाएगी? 1/2। और मान लो x प्रतिशत का उसको फायदा होता है। इसको करने का सही तरीका है क्या? देखो, आपको अंदर अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है और बाहर से बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई। ठीक है। तो 1/4 मल्टीप्लाई किसने से हो जाएगा? x से, बराबर 125 का मल्टीप्लाई 102 से हो जाएगा। ठीक है। तो 125 का मल्टीप्लाई 1/2 से हो जाएगा। अब देखो, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। 2 का गुना 125 से करिए, इधर x है, 2 का गुना 125 से करिए तो ये 250 हो जाएगा। ठीक है।
अब 250 हो गया तो 250 का मतलब क्या है, कोई भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100, ठीक है, और 100 से हो गया 250, तो कितना बढ़ गया, आप बोलेंगे सर 150 बढ़ गया, तो जो बढ़ गया है वही तो हमारा प्रॉफिट है, तो हमारा प्रॉफिट वैल्यू क्या है 150%, मतलब सी ऑप्शन। क्लियर हो गया ना सभी को। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 12/19, 16/57, 24 के बटे में 76, इसका एलसीएम बताना है। और एलसीएम कैसी संख्या का बताना, फ्रैक्शन वाली संख्या का। तो याद रखना, इसके लिए कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। जब उसने एलसीएम पूछा है ना, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लो, नीचे वाली का नहीं, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लो। 12, 16, 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा 48, 24 दूनी 48, 16 दिया 48, 12 चौको 48, 48 इन तीनों संख्याओं से कट रहा है। एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का आपको एलसीएम लेना होगा और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। 19, 57 और 76 का एचसीएफ क्या होगा 19 होगा। 19 से कम 19, 19 30 57, 19 चौके 76, 19 के पहाड़े में आ रही है तीनों संख्याएं और 19 से कट रही हैं। 19 से और कोई बड़ी संख्या नहीं काट पाएगी इनको, 19 इनका एचसीएफ हो जाएगा। 48 के बटे में 19, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 10% वार्षिक दर से 2000 रुपए के मूलभूत पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का सवाल कम से कम मैंने 100 बार कराया है। और क्यों कराता हूं इतनी बार, क्योंकि ये प्रश्न 100% एग्जाम में आता है। या तो 2 वर्ष का अंतर पूछा जाएगा या 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष के लिए बहुत बार मैंने बताया है, डिफरेंस पूछ रहा है ना अंतर, तो डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100। बहुत बार मैंने आपको ये तरीका बताया है। तो डिफरेंस हमें निकालना, पी फॉर प्रिंसिपल 2000 है, लिख लो 2000। आर फॉर रेट, रेट 10 का है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे सीधा 100 आ जाएगा यहाँ पे। 100 का स्क्वायर कर देंगे सीधा 10,000 आ जाएगा यहाँ पे। 300 प्लस आर, आर की वैल्यू 10 है तो 300 में जोड़ देंगे 10 तो 310 हो जाएगा बटे में 100। जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो ये खत्म, ये वाले जीरो से ये वाला खत्म, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो खत्म। 31 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो 62 आ जाएगा, डिफरेंस बराबर 62। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सभी को प्रश्न क्लियर है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल 4 की पावर 11 गुने 7 की पावर 5 गुने 11 की पावर 3 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर पूछ रहा है। तो कैसे किया जाएगा ये सवाल, देखो 4 की पावर 11 गुने 7 की पावर 5 गुने 11 की पावर 3। अब देखो 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर 11 हो जाएगी, यही तो लिख सकते हैं। लेकिन 7 को नहीं लिख सकते। अगर आप 7 का फैक्टर करोगे तो 7 गुने 1 आएगा, तो हमें 1 के साथ में मल्टीप्लाई नहीं करना। 4 का फैक्टर करेंगे, 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 2 हो जाएगा, तो ये सही फैक्टर है। 1 के साथ में फैक्टर नहीं करना, तो 7 का फैक्टर 1 के साथ होगा तो नहीं करना, 7 की पावर 5 ही रहने देंगे। और 11 का फैक्टर भी 1 के साथ होगा तो नहीं करना, 11 की पावर 3 रहने देंगे। पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 दूनी 22, ठीक है, 7 की पावर 5 और 11 की पावर 3। अब आपको क्या करना है, तो देखो कितनी बार है, 22 बार है तो 22 लिखो, 7 कितनी बार है 5 बार है 5 लिखो, 11 कितनी बार है 3 बार है 3 लिखो, सभी को जोड़ दो, ठीक है। 22 5 27 और 3 30 हो जाएगा। देखो डी ऑप्शन में 30 दिया गया है, ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, यदि 5 टी शर्ट की खरीद पर 2 टी शर्ट मुफ्त दी जाती हैं तो प्रत्येक टी शर्ट पर प्रभावी छूट प्रतिशत क्या है। देखिएगा, आप 5 टी शर्ट खरीद रहे हो और 2 टी शर्ट मुफ्त मिल रही हैं, तो आपको टोटल टी शर्ट 7 मिलेंगी। देखो, एक टी शर्ट, दूसरी टी शर्ट, तीसरी टी शर्ट, चौथी टी शर्ट, पांचवी टी शर्ट। आपने 5 खरीदी तो आपको 2 मुफ्त मिली, 2 टी शर्ट मुफ्त मिली, टोटल 7 मिली। लेकिन आपने पेमेंट
यानी कि पैसा कितने टी शर्ट का दिया, 5 का दिया, 5 टी शर्ट का आपने पैसा दिया। अब मान लीजिए मार्क प्राइस, एक टी शर्ट का मूल्य 1 रुपया है, तो 7 टी शर्ट का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 रुपया हो जाएगा। क्लियर? एक टी शर्ट का मूल्य अगर 1 रुपया है तो 7 टी शर्ट का मूल्य 7 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और वो दुकानदार सेलिंग प्राइस क्या रख रहा है, 5 रुपए रख रहा है। 7 टी शर्ट का प्राइस उसने 5 रुपए रखा। क्यों रखा? क्योंकि अगर आप 5 खरीदोगे तो 2 मुफ्त में मिलेंगी। इसका मतलब आपको 5 टी शर्टों का पैसा देना है 5 रुपया, 2 रुपये आपको नहीं देना। ठीक है, तो 7 रुपए की चीज आपको 5 रुपए में मिली, तो आपको छूट कितने की मिली, 2 रुपए की। कितने पर, 7 पर। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना। 2 का गुना 100 से होगा तो ये 200 बटे में 7, कटाओ भाई, 7 दूने का 14, 20 में से 14 कट गया तो 6 बचा, 6 में 0 लगा देंगे, 60 हो जाएगा। 7 अट्ठे 56, 60 में 56 कट गया, बचेगा 4, तो 4 ऐसे ही लिख दो, बटे में 7। 28.4/7% की छूट है, जो कि हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 200 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल को करने का एक आपको ट्रिक मैं बताता हूं कि आपको कुछ करना नहीं है खास, 200 लिखना है ना, और इसको हमेशा 5 से डिवाइड करना। जब भी शून्य की संख्या पूछेगा ना, 5 से डिवाइड कर देना, और जब तक डिवाइड करना जब तक 5 से डिवाइड हो सके। जैसे मैं 200 में 5 से डिवाइड करूंगा तो 40 बार में डिवाइड होगा। अभी 40 में डिवाइड हो सकता है 5 का, तो 40 में फिर से 5 से डिवाइड कर दो, 5 अट्ठे 40, 8 बार गया। अभी 8 में फिर से डिवाइड हो सकता है 5 का, 8 में फिर से हो सकता है, 5 एक कम 5। जो रिमाइंडर बच गया ना, उससे कोई मतलब नहीं है, जितनी बार कट गया केवल उसी से मतलब। तो 40 और 8 48, 48 में 1 जोड़ दो 49। शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 49। डी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अगर आप अभी तक वीडियो को बिना लाइक किए देख रहे हैं ना, तो बस लाइक का बटन दबा दो और उन बच्चों में शेयर कर दो जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।